जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल यूनिक ज्ञान में। आज हम बीए फिफ्थ सेमेस्टर हिंदी पेपर फर्स्ट का मॉडल पेपर क्वेश्चन पेपर जो है यहाँ पर सॉल्व कराएंगे। सर्वप्रथम यहाँ पर आपको बताया जाएगा किस प्रकार से प्रश्न आते हैं, कौन से प्रश्न आते हैं, सभी प्रश्नों को दिखाया जाएगा। उसके पश्चात सभी प्रश्नों का उत्तर जो है आपको अच्छे से समझाया और बताया जाएगा और इसका PDF आपको टेलीग्राम चैनल पर दिया जाएगा, जिससे आप अच्छे से इसकी रिवीजन कर सकें और तैयारी अपनी अच्छी से कर सकें। तो पेपर फर्स्ट जो है आपका, उसका कोर्स टाइटल है साहित्य शास्त्र और हिंदी आलोचना। आपने बहुत कमेंट्स किए कि सर आप पेपर बता देते हैं शॉर्ट्स में कि क्या क्या प्रश्न आए हैं, परंतु यह नहीं पता चल पाता है इसका सॉल्यूशन। तो एक प्रकार से यह आपके लिए बहुत ही अच्छा वीडियो, यह आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो दिया जा रहा है, क्योंकि आप पेपर देख पाएंगे किस प्रकार से प्रश्न आ रहे हैं और उनका सॉल्यूशन भी देख पाएंगे। एक प्रकार से क्वेश्चंस की तैयारी भी यहाँ पर हो जाएगी और साथ ही साथ पेपर कैसे आ रहा है, किन टॉपिक से ज़्यादा प्रश्न पूछे जा रहे हैं, ये सभी चीज़ें आपको पता चल जाएगी। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को अपने दोस्तों के पास ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, जिससे उनको भी इस चीज़ का लाभ मिल सके, क्योंकि ये वीडियोस बहुत ही मेहनत से बनाई जा रही हैं, उनको भी लाभ मिले और अधिक से अधिक लोग वीडियो जिससे देखें। वीडियो को लाइक भी करिए। तो चलिए देखते हैं किस प्रकार से प्रश्न आए हुए हैं आपके लिए, कैसे यह इम्पॉर्टेंट है। जैसे कि आपको बता दें यहाँ भी कि आपका जब भी पेपर हो जाए तो आपको डिस्कशन ग्रुप बनाया गया है, उसमें पेपर भेज सकते हैं, या फिर आपको व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, उस पर आप पेपर को भेज दीजिए। जिससे क्या होगा, उसको हम सॉल्यूशन करा देंगे, जिससे आपका अपना आकलन कर लेंगे कि हम कितना क्या सही करके आए हैं, या फिर जिन यूनिवर्सिटीज़ में नहीं हुआ रहता एग्ज़ाम, उनको एक प्रकार से आइडिया लग जाता है किस प्रकार के प्रश्न आ रहे हैं। चलिए पहला प्रश्न देखते हैं। इसमें निर्देश दिए गए हैं, सभी खंडों से निर्देशानुसार प्रश्न हल करने हैं। अर्थात खंड अ जो दिया गया है, अलग अलग जो यूनिवर्सिटीज़ हैं उसके अलग अलग एक प्रकार से खंड, उसके जो निर्देश दिए रहते हैं उनके अनुसार करना रहता है, परंतु प्रश्न जो है आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। तो पहला क्या है, इसमें 10 प्रश्न दिए हैं और 10 के 10 करने हैं और 10 3-3 नंबर के हैं, अर्थात 30 नंबर का खंड अ है। जिसमें आपका पहला प्रश्न क्या है, नाट्यशास्त्र किसकी रचना है। नाट्यशास्त्र किसकी रचना है ये आपको बताना है। यह आपको 50 शब्दों में लिखना होता है। ये 10 जो प्रश्न आते हैं। आचार्य दंडी ने अपने ग्रंथ काव्यादर्श में कितने काव्य हेतुओं की चर्चा की है। औचित्य संप्रदाय के संस्थापक कौन हैं, ये आपका तीसरा प्रश्न हो गया। इन सभी का उत्तर आपको बताते चलें या फिर पूरा प्रश्न पढ़ के उसके पश्चात आंसर बताएं, यह एक प्रकार से सही नहीं रहेगा। तो सबसे पहला प्रश्न है, नाट्यशास्त्र किसकी रचना है। इसका हम आंसर देखेंगे, नाट्यशास्त्र किसकी रचना है। बार बार ये ऊपर नीचे करना पड़ेगा, एक बार सेट करना होगा आपका। नाट्यशास्त्र भरत मुनि की रचना है। यह एक प्राचीन भारतीय ग्रंथ है जो नाटक, अभिनय, संगीत, नृत्य और अन्य कलाओं के बारे में विस्तार से बताता है। इस ग्रंथ में नाटक के विभिन्न पहलुओं जैसे कि कथा, पात्र, अभिनय, संवाद और नाटक के विभिन्न अंगों के बारे में विस्तार से चर्चा की गई है। यह नाट्यशास्त्र जो रचना है वो भरत मुनि ने की हुई है और यह एक प्राचीन भारतीय ग्रंथ है जो कि नाटक, अभिनय, संगीत, नृत्य और अन्य कलाओं के बारे में विस्तार से बताता है। ये आपका पहला प्रश्न हो गया। दूसरा प्रश्न आपका था, आचार्य दंडी ने अपने ग्रंथ काव्यादर्श में काव्य हेतु के क्या एक प्रकार से चर्चा की हुई है। तो उसका अर्थ हो जाएगा, आचार्य दंडी ने अपने ग्रंथ काव्यादर्श में काव्य हेतु के 10 लक्षणों की चर्चा की हुई है। ये 10 लक्षण कौन कौन से हैं। पहला है पदावृत्ति, शब्दों का सबसे पहले चयन करना, वाक्य योजना, फिर वाक्यों का निर्माण करना, अर्थ व्यक्ति, अर्थ की अभिव्यक्ति करना, अलंकार, सौंदर्य और आकर्षण, रस, उसमें भावनाएं, छंद, उसमें काव्य की लय और ताल, माधुर्य, मिठास और सुंदरता। आठवां है ओजस्विता, तेजस्विता और प्रभाव, कांति अर्थात सौंदर्य और आकर्षण, समता और संतुलन और समरूपता। इस प्रकार से आचार्य दंडी ने अपने ग्रंथ काव्यादर्श में काव्य हेतु के 10 लक्षणों की चर्चा की हुई है। ये आपका सेकंड क्वेश्चन हो गया। थर्ड क्वेश्चन हम देखेंगे। थर्ड क्वेश्चन आपका है, औचित्य संप्रदाय के संस्थापक कौन है। एक प्रकार से सब प्रश्न एक बार में देख लेते हैं। छायावाद किस आलोचक की कृति है। अरस्तु के किसी एक पुस्तक का नाम लिखिए। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी किस युग के आलोचक हैं। आचार्य भामा ने गुणों की संख्या जो है वह कितनी बताई है। चिंतामणि किस आलोचक की पुस्तक है। विरेचन सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है और किन्हीं दो मार्क्सवादी आलोचकों का
नाम लिखिए। तो आपका तीसरा प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा? तीसरा प्रश्न आपका है औचित्य संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? औचित्य संप्रदाय के संस्थापक केशव मित्र हैं। वे एक प्रसिद्ध संस्कृत विद्वान और अलंकारिक थे जिन्होंने 14वीं शताब्दी में औचित्य संप्रदाय की स्थापना की हुई थी। केशव मित्र ने अपने ग्रंथ अलंकार शेखर में औचित्य संप्रदाय के सिद्धांतों का विस्तार से बताया है। औचित्य संप्रदाय का मुख्य उद्देश्य काव्य में औचित्य अर्थात उचितता के सिद्धांतों को प्रतिपादित करना था। अगला प्रश्न आपका था छायावाद जो है वह किसकी कृति है? छायावाद वह जो है वह रामचंद्र शुक्ल जी की कृति है। अगला प्रश्न आपका था अरस्तु की किसी एक पुस्तक का नाम लिखना था, जैसे कि आप राजनीति या काव्यशास्त्र लिख सकते हैं। छठवां प्रश्न है आपका आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी आधुनिक युग के आलोचक हैं। आधुनिक युग के आलोचक कौन है पूछा गया था। तो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी जो हैं वह आधुनिक युग के आलोचक हैं। अगला प्रश्न है आचार्य भामह ने गुणों की संख्या कितनी बताई थी? तो उन्होंने 36 गुणों की संख्या मानी हुई थी। आठवां प्रश्न है चिंतामणि विश्वनाथ कविराज की पुस्तक है। चिंतामणि जो एक आलोचना है वह किसकी पुस्तक है आपसे पूछा गया था। तो यह जो है विश्वनाथ कविराज जी की पुस्तक है। अगला प्रश्न का उत्तर है विरेचन सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? आचार्य भट्ट नायक पूछा गया था आपसे विरेचन सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है। और लास्ट प्रश्न 10वां प्रश्न था आपका दो मार्क्सवादी आलोचक के नाम बताइए, जो कि जॉर्ज लुकाच और मिखाइल बाकुनिन है। ये आपका खंड आ हो गया। खंड बा में देखें किस प्रकार से प्रश्न पूछा जाता है। खंड बा में आपसे पूछा जाएगा किन्हीं 3 प्रश्नों के उत्तर दीजिए, अर्थात इसमें 4 से 5 प्रश्न दिए रहेंगे, इनमें से किसी 3 प्रश्न का आपको उत्तर देना रहता है, लेकिन इसमें सभी प्रश्नों को आपको सॉल्व कराया गया है जो कि आपको 200 शब्दों में लिखना है। पहला प्रश्न आपका है काव्य प्रयोजन क्या है, स्पष्ट कीजिए। तीसरा प्रश्न है आचार्य शुक्ल के लोक मंगल की अवधारणा पर प्रकाश डालिए। अरस्तु का विवेचन सिद्धांत क्या है? प्रगतिवाद से क्या समझते हैं? काव्य हेतु से आप क्या तात्पर्य है? ये सभी प्रश्न आपके खंड बा के हैं। खंड बा में और भी प्रश्न हैं। इलियट के निर्वैयक्तिकता के सिद्धांत की विवेचना कीजिए। रस के अवयवों को स्पष्ट कीजिए। हजारी प्रसाद द्विवेदी के कबीर विषयक विचारों को स्पष्ट कीजिए। ये सभी चीज़ें आपके लघु उत्तरीय प्रश्न में हैं। तो इन प्रश्नों का हम उत्तर देखेंगे। आप वीडियो को लाइक अवश्य करें। कोई भी डाउट रह जाता है तो कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, क्योंकि आपके लिए बहुत ही मेहनत से वीडियोस बनाई जाती है, तो अधिक से अधिक लोग देखेंगे। इसका बनाने का एक प्रकार से ज़्यादा जब लोगों का फ़ायदा होगा तो यह वीडियो सफल हो जाएगी। दूसरा प्रश्न जो था काव्य प्रयोजन क्या है? काव्य प्रयोजन का अर्थ है काव्य के उद्देश्य या लक्ष्य। प्रयोजन का अर्थ हो जाता है आपका क्या प्रयोजन है। आपसे जैसे कहीं आप जा रहे हैं, बुजुर्ग लोग जो होंगे आपके गांव में, वह पूछेंगे आपका क्या प्रयोजन है वहां जाने का, अर्थात आपका लक्ष्य क्या है वहां पर जाने का, आपका उद्देश्य क्या है। तो काव्य का प्रयोजन जो होता है वही काव्य प्रयोजन, अर्थात काव्य का जो उद्देश्य या लक्ष्य होता है वही काव्य प्रयोजन कहलाता है। काव्य के प्रयोजन को विभिन्न आलोचकों ने अलग अलग तरीकों से परिभाषित किया है। कुछ प्रमुख काव्य प्रयोजन है जैसे कि आनंद प्रदान करना, शिक्षा देना, नैतिक मूल्यों को प्रतिपादित करना, सामाजिक परिवर्तन लाना, भावनाओं को व्यक्त करना। काव्य जो बनाया जाता है आनंद प्रदान करने के लिए भी, शिक्षा प्रदान करने के लिए, नैतिक मूल्यों का प्रतिपादित करने के लिए, सामाजिक परिवर्तन लाने के लिए और भावनाओं को व्यक्त करने के लिए काव्य जो है वह लिखा जाता है। अगला प्रश्न है आचार्य शुक्ल के लोक मंगल की अवधारणा। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अपनी पुस्तक चिंतामणि भारती में लोक मंगल की अवधारणा को प्रतिपादित किया हुआ है। किस पुस्तक में उन्होंने प्रतिपादित किया? चिंतामणि भारती में। क्या लोक मंगल की अवधारणा को किसने? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने प्रतिपादित किया। उनके अनुसार लोक मंगल का अर्थ है समाज के लिए कल्याणकारी और हितकारी होना। शुक्ल जी के अनुसार काव्य का उद्देश्य लोक मंगल को बढ़ावा देना होना चाहिए। अगला प्रश्न है अरस्तु का विवेचन सिद्धांत। आपको संक्षिप्त में अच्छे से समझा दिया जा रहा है, आपसे पूछा जाएगा दीर्घ उत्तरी में या लघु उत्तरी में, आप इसको एक्सप्लेन करके अच्छे से लिख पाएंगे। तो अरस्तु का विवेचन सिद्धांत क्या है? अरस्तु का विवेचन सिद्धांत काव्य के संदर्भ में एक महत्वपूर्ण अवधारणा है। अरस्तु के अनुसार विवेचन का अर्थ है दर्शकों की भावनाओं को शुद्ध करना। अरस्तु के अनुसार काव्य का उद्देश्य जो है दर्शकों की भावनाओं को शुद्ध करना और उन्हें नैतिक मूल्यों की ओर ले जाना चाहिए। यह है अरस्तु का विवेचन का सिद्धांत। अगला प्रश्न आपका था प्रगतिवाद क्या है? प्रगतिवाद एक साहित्यिक आंदोलन है जो समाज में परिवर्तन लाने के लिए साहित्य का उपयोग करने पर जोर देता है। प्रगतिवादी
लेखक समाज की समस्याओं को उजागर करने और समाज में परिवर्तन लाने के लिए साहित्य का उपयोग करते हैं। छठा प्रश्न आपका है काव्य हेतु क्या है। काव्य हेतु का अर्थ होता है काव्य के उद्देश्य या लक्ष्य। काव्य हेतु को विभिन्न आलोचकों ने अलग अलग तरीकों से परिभाषित भी किया हुआ है। अगला आपका सातवां प्रश्न है इलियट के निर्वैयक्तिकता के सिद्धांत को समझाइए। तो इलियट का निर्वैयक्तिकता का सिद्धांत जो है उसमें टी.एस. इलियट के निर्वैयक्तिकता के सिद्धांत के अनुसार कवि को अपनी व्यक्तिगत भावनाओं और विचारों को काव्य से अलग रखना चाहिए, अर्थात काव्य जब लिखें तो अपने व्यक्तिगत भावनाओं और विचारों को अलग रखना चाहिए। इलियट के अनुसार कवि का उद्देश्य अपनी व्यक्तिगत भावनाओं को व्यक्त करना नहीं होना चाहिए, बल्कि कवि को सार्वजनिक और सामाजिक मुद्दों पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। इसी को निर्वैयक्तिकता का सिद्धांत कहा गया है। आप शब्द से ही जाएंगे निर्वैयक्तिकता, अर्थात व्यक्तिगत भावनाओं, उसमें आप ऐसे समझ सकते हैं कि व्यक्तिगत भावनाओं को काव्य से दूर रखा जाए और सार्वजनिक जो सामाजिक मुद्दे हैं उन पर ध्यान केंद्रित करके काव्य किया जाए। अगला प्रश्न है हमारा आठवां प्रश्न रस के अवयव के विषय में। ये आपका खंड सा में आ जाता है। देखिए खंड सा के प्रश्न हम देखेंगे, खंड सा में नहीं आएंगे। ये आठवां और नौवां प्रश्न आपके खंड ब में ही है। रस के अवयव और हजारी प्रसाद द्विवेदी के कबीर विषयक विचारों को स्पष्ट कीजिए। 10वां प्रश्न आपका रहेगा, ये 4 प्रश्न आपको जो है दीर्घ उत्तरी में अभी बताए जाएंगे। तो आपका यहाँ पर 8वां प्रश्न क्या हो जाएगा, रस के अवयव क्या हैं। रस के अवयव जो है काव्य में रस को उत्पन्न करने वाले तथ्य हैं। रस के अवयव में सबसे पहला आता है अस्थाई भाव। अस्थाई भाव काव्य में रस को उत्पन्न करने वाला मूल भाव होता है। अस्थाई भाव जैसे कि श्रृंगार, वीर, करुण, हास्य, अद्भुत और भयानक, विभत्स, ये सभी क्या चीज भाव हैं, ये सभी अस्थाई भाव हैं। विभाव किसे कहते हैं, विभाव काव्य में अस्थाई भाव को उत्पन्न करने वाले तत्व हैं। विभाव जैसे कि आलंबन वस्तु, उद्दीपक जो कि कारण है और व्यभिचारी जो कि सहायक हैं। इन भावों को उत्पन्न करने वाले जो एक प्रकार से भाव होते हैं, अस्थाई भाव को उत्पन्न करने वाले ही विभाव कहलाते हैं। जैसे कोई वस्तु हो और उनका कारण क्या है और सहायक इनमें क्या होते हैं, ये सभी चीज़ें। अगला है आपका अनुभाव। अनुभाव काव्य में अस्थाई भाव को व्यक्त करने वाले तत्व हैं। अनुभाव है मुखज, चेहरे के भाव, वाचिक, वाणी के भाव। व्यभिचारी भाव क्या है, व्यभिचारी भाव काव्य में अस्थाई भाव को बढ़ाने वाले तत्व हैं। व्यभिचारी भाव जैसे कि हास्य, विषाद और उत्साह। अगला प्रश्न हमारा हजारी प्रसाद द्विवेदी के कबीर विषयक विचार। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कबीर के बारे में अनेक विचारों को अपनी पुस्तक कबीर में व्यक्त किया है। उनके विचारों का सारांश हम देखेंगे। उन्होंने बताया है कि कबीर की भाषा और शैली कैसी है। द्विवेदी जी ने कबीर की भाषा और शैली को बहुत ही सरल और स्पष्ट बताया है। कबीर के धार्मिक विचार को द्विवेदी जी ने बताया है कि विचारों को बहुत ही प्रगतिशील और मानवतावादी उनके बताया है। और कबीर की सामाजिक दृष्टि कैसी है, द्विवेदी जी ने कबीर की सामाजिक दृष्टि को बहुत ही व्यापक और समावेशी बताया है। कबीर की काव्य शैली, द्विवेदी जी ने कबीर की काव्य शैली को बहुत ही अनोखा और प्रभावशाली बताया है। कबीर का योगदान क्या रहा है, द्विवेदी जी ने कबीर के योगदान को बहुत ही महत्वपूर्ण बताया है, जिन्होंने हिंदी साहित्य और भारतीय संस्कृति में एक नए युग की शुरुआत की। वह कौन है, कबीर जी। अगला है, आगे हम देखेंगे इसके द्विवेदी जी के विचारों से यह स्पष्ट होता है कबीर एक महान कवि, दार्शनिक और समाज सुधारक थे, जिन्होंने अपने विचारों और कविताओं से लाखों लोगों को प्रेरित किया। उनकी कविताएं आज भी प्रासंगिक और लोगों को प्रेरित करती हैं। अगला प्रश्न हम देखेंगे खंडसा का है। खंडसा के सभी प्रश्नों को हम देख लेंगे, फिर सबके उत्तर हम देखेंगे। 10वां प्रश्न है आपका भारतीय काव्यशास्त्र में वर्णित काव्य प्रयोजनों की विस्तृत विवेचना कीजिए। इसमें खंडसा में क्या होता है कि किसी एक प्रश्न का आपको उत्तर देना होता है, जो कि 500 शब्दों में वह 15 अंक का रहता है। तो 11वां प्रश्न है आपका मार्क्सवादी आलोचक रामविलास शर्मा की आलोचना दृष्टि पर एक निबंध लिखिए। रिचर्ड्स का संप्रेषण सिद्धांत क्या है बताइए। संरचनावाद और उत्तर संरचनावाद पर विस्तृत लेख लिखिए। ये आपके प्रश्न हो गए, इनमें से कोई एक करना रहता है, लेकिन यहाँ पर आपको चारों बता दिया जा रहा है। जिसमें पहला क्या है, पहला हमें जानना है यह कि इसके पहले का प्रश्न रिचर्ड्स का संप्रेषण सिद्धांत। आइए, रिचर्ड्स का संप्रेषण सिद्धांत एक प्रसिद्ध साहित्यिक सिद्धांत है जो काव्य के अर्थ और संप्रेषण पर केंद्रित है। रिचर्ड्स के अनुसार काव्य का उद्देश्य जो है संप्रेषण करना है, न कि काव्य केवल सौंदर्य और आनंद प्रदान करना है। काव्य का उद्देश्य वह मानते हैं
केवल सौंदर्य और आनंद प्रदान करना नहीं है, संप्रेषण करना भी है। अगला हम देखेंगे रिचर्ड्स के संप्रेषण सिद्धांत के मुख्य बिंदुओं को। वह बताते हैं काव्य का उद्देश्य क्या है। काव्य का उद्देश्य संप्रेषण करना है, ना कि सौंदर्य या आनंद प्रदान करना। उनका सीधा सीधा कहना है काव्य का उद्देश्य आनंद प्रदान करना नहीं है, संप्रेषण करना है। अगला है अर्थ की प्रकृति। अर्थ की प्रकृति जटिल और बहुस्तरीय होती है। संप्रेषण की प्रक्रिया में उन्होंने बताया है, संप्रेषण की प्रक्रिया में लेखक, पाठक और काव्य के बीच एक जटिल संबंध होता है। काव्य की व्याख्या में उन्होंने बताया है कि काव्य की व्याख्या करने के लिए पाठक को काव्य के संदर्भ और लेखक के उद्देश्य को समझना होता है। रिचर्ड्स का संप्रेषण सिद्धांत साहित्यिक आलोचना में एक महत्वपूर्ण योगदान है, जो काव्य के अर्थ और संप्रेषण को गहराई से समझने में मदद करता है। अगला प्रश्न और अंतिम प्रश्न हम देखेंगे संरचनावाद और उत्तर संरचनावाद को। संरचनावाद और उत्तर संरचनावाद दो प्रमुख साहित्यिक और दार्शनिक आंदोलन हैं, जिन्होंने 20वीं शताब्दी में विश्व साहित्य और दर्शन पर एक गहरा प्रभाव डाला है, जिसमें हम संरचनावाद को जानेंगे। संरचनावाद एक साहित्यिक और दार्शनिक आंदोलन है जो 1950 से 60 के दशक में फ्रांस में उत्पन्न हुआ और इसके प्रमुख विचारक जो रहे क्लॉड लेवी स्ट्रॉस, रोला बार्थ और मिशेल फूको थे। इसके संरचनावाद जो है उसके मुख्य बिंदु को जाने तो संरचना की प्रकृति जो है वह कैसी है। संरचना की प्रकृति जटिल और बहुस्तरीय है। अर्थ की प्रकृति स्थिर नहीं होती, बल्कि यह संदर्भ और संरचना पर निर्भर करती है। पाठक की भूमिका क्या होती है। पाठक की भूमिका काव्य की व्याख्या करने में महत्वपूर्ण होती है संरचनावाद में। अगला है उत्तर संरचनावाद। उत्तर संरचनावाद जो है एक साहित्यिक और दार्शनिक आंदोलन है जो कि 1960 से 70 के दशक में उत्पन्न हुआ, जिसके प्रमुख विचारक हैं जैक डेरिडा, मिशेल फूको और जीन बॉड्रिलाई। ये उनके जो है प्रमुख विचारक हैं। इसके प्रमुख बिंदुओं को जाने तो इसमें अर्थ की अनिश्चितता होती है। अर्थ की अनिश्चितता और अस्थिरता पर यह जोर देता है कौन, उत्तर संरचनावाद। संरचना की आलोचना यह करता है, संरचना की आलोचना और इसकी सीमाएं इसमें दिखाई जाती हैं। पाठक की स्वतंत्रता जो है पर जोर दिया जाता है। पाठक को काव्य की व्याख्या करने का एक प्रकार से छूट भी दी जाती है। इस प्रकार से आपका यह जो पेपर था हमने पूर्णतः सॉल्व कराया है। और किस सब्जेक्ट का चाहिए यह आप कमेंट करके हमें अवश्य बताएं। इतनी मेहनत से आपके लिए वीडियोस बनाई जाती हैं, अधिक से अधिक अपने पूरे कॉलेज के दोस्तों के पास भेज दिया करिए, जिससे वह भी देख पाएँ। और वीडियो को लाइक किया करिए, कमेंट अवश्य किया करिए एक, जिससे अधिक से अधिक वीडियो लोगों तक पहुंच सके। कोई और भी डाउट हो आपके मन में कमेंट में पूछ सकते हैं। बाकी टेलीग्राम चैनल आपके लिए बनाया गया, वहां से आप जो है कोई भी डाउट पूछ सकते हैं। PDF कोई नोट्स चाहिए तो वहाँ पूछ सकते हैं, आपको दिया जाएगा। ये जो अभी सॉल्व कराया गया यह भी आपको भेजा जाएगा टेलीग्राम चैनल पर, वहाँ से रिवीजन कर पाएंगे। हर एक सब्जेक्ट आपको प्रयास किया जाएगा दिया जाए, जिससे आपकी मदद हो सके। आप भी जो है सपोर्ट बनाए रहिए, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, चैनल पर बने रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।